हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारी राजभाषा हिंदी। आइए, हिंदी का विकास, हिंदी के विकास के पीछे का इतिहास और आखिर आज हिंदी जिस रूप में है उसने कितने पड़ावों को पार किया, आइए जानते हैं इसका पूरा इतिहास और बात करते हैं आज के दिवस को हम हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, आखिर आज के ही दिन को हिंदी दिवस के रूप में क्यों चुना गया। आइए स्टार्ट करते हैं डिटेल से आज के लेक्चर को। सबसे पहली बात, चर्चा में क्यों है। देश भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 14 सितंबर के दिन, ध्यान रखिएगा, हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं अभी आपको बताता हूं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी देवनागरी लिपि के महत्व को चिन्हित कर रहा है। मतलब राष्ट्र के आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। अगली बात करते हैं 14 सितंबर 1949, मालवी में बोलते हैं 49, क्लियर। 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और वर्धा समिति की सिफारिश पर वर्ष 1953 से पूरे देश में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 1949 को जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की, उसके बाद 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 1953 में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के संवैधानिक प्रावधानों की कि आखिर हिंदी भाषा के लिए क्या क्या प्रमुख संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया गया था 1953 के अंदर। आइए अगली बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। हालांकि मैं अभी आपको इतिहास संस्कृत से लेके अभी तक का बताऊंगा, पर अभी करंट का हिंदी का राजभाषा के रूप में मान्यता का इतिहास 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अंदर बताया था कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था और आजादी के पूर्व ये राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित हुई थी। ध्यान रखिएगा, एक भाषा होती है राष्ट्रभाषा और एक भाषा होती है राजभाषा। राष्ट्रभाषा के रूप में भी हिंदी को मान्यता प्राप्त थी और हमारी राजभाषा के रूप में भी अब हिंदी प्रचलित है। 10 जनवरी 1975, ध्यान रखिएगा, नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। विश्व में हिंदी को रिकॉग्निशन दिलाना हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बात क्या है, आगे मैं आपको बताऊंगा हिंदी को हम रिकॉग्निशन दिलाने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में राजभाषा से जुड़े प्रावधान हैं। भाग 17 का शीर्षक है राजभाषा और अनुच्छेद 343 343 से लेके 351 351 के अंतर्गत 4 अध्याय हैं। ध्यान रखिएगा, इसके टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमने राजभाषा का विवरण दिया है आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। और आपने अगर नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे, डीपीएसपी पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 350 एंड 351 इज एक्ट एज डीपीएसपी। तो आपसे कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि संविधान के ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह कार्य करते हैं, तो अनुच्छेद 350 और 51 भी हैं। आइए अन्य संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 120 को संसद के भाषा का प्रावधान, मतलब क्या है, संसद की भाषा के रूप में कौन सी भाषा प्रयोग होगी, यह अनुच्छेद 120 में दिया है भाग 5 के अंदर। भाग 6 अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल के भाषा का प्रावधान, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, इसकी बात की गई है। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, विश्व में हिंदी की स्थिति की बात करते हैं। पहले तो 40 देशों के 600 से ज्यादा विश्वविद्यालय और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। चीनी भाषा मंदारिन, ध्यान रखिएगा, मंदारिन इसका मतलब चीनी लैंग्वेज ही है। बोलने की संख्या सबसे पहले है, मतलब सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है, ध्यान रखिएगा,
चीनी है, उसके बाद हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी का स्थान आता है। हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ साथ फिजी की भी क्या है, राजभाषा है। अब ये फिजी देश कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको दिख जाएगा। अब आइए भाषा के रूप में हिंदी के विकास को हम जानते हैं। बहुत सारी ऐसे देश और हैं जहां पे हिंदी अलग अलग रूपों में बोली जाती है। क्लियर हो गई बात। अब 40 देशों में हम बोल रहे हैं, 600 से ज्यादा विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, और ध्यान रखिएगा इसे हम विश्व में दर्जा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यूएन की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिल जाए, परंतु अभी हम इस पर सफल नहीं हो पाए हैं। आइए अन्य प्रावधानों को देखते हैं। भाषा में हिंदी का विकास, भाषा में हिंदी का विकास बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में हिंदी 5th पेपर की क्लासेस चल रही हैं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके। अब बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है हिंदी का जो विकास हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है, और इस भाषा से कई आधुनिक भारतीय भाषाओं और उपभाषाओं का जन्म हुआ है। हिंदी के विकास क्रम में 1000 से ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है, और कुछ विद्वान 1100 ईस्वी से हिंदी का विकास मानते हैं। हिंदी का उदय अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था से माना जाता है, वहीं कुछ विद्वान अपभ्रंश के बाद अवहट्ट भाषा से हिंदी का विकास मानते हैं। आइए आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार से हिंदी आगे बढ़ी। हिंदी कैसे आगे बढ़ी, तो सबसे पहले बढ़ी संस्कृत। कैसी बनी, संस्कृत भाषा बनी, और संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के रूप में इसको विभाजित किया गया। उसके बाद पाली हुई, उसके बाद प्राकृत हुई, उसके बाद अपभ्रंश हुई, उसके बाद अवहट्ट हुई, उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं हिंदी के विकास की, तो हिंदी के विकास में भी क्रम है। क्या क्या क्रम है, अपन इसकी बात करते हैं। तो हिंदी को भी हमने 3 कालखंडों में बांटा है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी की हम बात करें तो 1850 ईस्वी के बाद की हिंदी को हम आधुनिक हिंदी के अंदर कंसीडर करते हैं, और आधुनिक हिंदी को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कहीं पर आप पढ़ेंगे भारतेंदु युग, कहीं पर आप पढ़ेंगे छायावाद युग, कहीं पर पढ़ेंगे आप प्रगतिवाद युग, कहीं पर आप पढ़ेंगे प्रयोगवाद युग, और कहीं पर आप पढ़ेंगे नई कविता या नई हिंदी। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा, इस आधुनिक हिंदी के विकास में बहुत सारी विदेशी भाषाओं का भी प्रभाव रहा। भारत में जिस प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं ने क्या किया, भिन्न भिन्न भाषाओं का अतिक्रमण कैसे हुआ हमारी हिंदी के अंदर, ये भी मैं आपको बताता हूं। जब मुगलों का शासन हुआ तब हमारी भाषा के अंदर तुर्की, उर्दू और अन्य भाषाओं का समावेशन हुआ। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो हमारी हिंदी के अंदर अनेक अंग्रेजी शब्दों का भी समावेशन हुआ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो प्रगतिशील भाषा है। हिंदी के विकास क्रम में हमने हिंदी के अंदर अनेक शब्दों का समावेश देखा है। हिंदी भाषा के विकास के बाद हमने देखा कि बोलियों का भी विकास हुआ है। इन बोलियों से भी बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा की मुख्य धारा में सम्मिलित हुए हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा को मुख्यतः हम बात करें तो 5 प्रकार से बांटा गया है हिंदी भाषा के शब्दों को। देशज शब्द, विदेशज शब्द, ध्यान रखिएगा, तत्सम तद शब्द, तद्भव शब्द, और उसके बाद संकरित शब्द। तत्सम, देखिए संस्कृत भाषा कहां से निकली है, संस्कृत से। जो शब्द संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं कहां, मुख्य भाषा में, उसे तत्सम कहते हैं। उसके बाद ऐसे शब्द जो हिंदी से क्या किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तद्भव, संस्कृत से नए रूप में बदल गए हैं। जैसे हस्त को हम अब हाथ बोलने लगे हैं, ठीक है। अंगूठा को हम क्या बोलने लगे हैं, अंगूठा बोलने लगे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसने अपना भाव बदल लिया। तो तत्सम के बाद आता है तद्भव। उसके बाद देशज, ऐसे शब्द जो हमारी देसी भाषा से हमारी हिंदी भाषा के अंदर लिए गए हैं। और उसके बाद आता है विदेशज, विदेशी भाषाएं जो धीरे धीरे हमारे हिंदी के अंदर क्या हो गई हैं, समाहित हो गई हैं, उनको विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आजकल आम जन की बोल भाषा में टेबल शब्द ही यूज होता है, मेज शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आगे मैं आपको बता देता हूं, हिंदी भाषा के विकास में एक शब्द और आया, संकरित शब्द, और उसमें 2 भाषाओं के शब्द मिलकर एक अपना एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे ऑपरेशन कक्ष, ठीक है, तो ऑपरेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, कक्ष हिंदी भाषा का शब्द हो गया। इस प्रकार हिंदी भाषा भिन्न भिन्न भाषाओं को अपने साथ समेटे हुए है। अगली बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास की। अगर हम बात करें तो हमारे भारत के अंदर त्रिभाषा सूत्र की बात की थी हमारे गांधी जी ने, और उसको नवोदय विद्यालय के अंदर और 1976 के अधिनियम के अंदर लागू करने का प्रयास भी किया गया था हिंदी भाषा को। पर बात क्या है, त्रिभाषा सूत्र को अब हमने नवीन, आपको ध्यान रखना है, नवीन शिक्षा नीति पर भी जोर देने की बात की है। त्रिभाषा सूत्र है क्या, सबसे पहली बात है कि हमें अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए, वो कोई सी भी हो। उसके बाद हमें एक
कौन सी होनी चाहिए? 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक हिंदी का ज्ञान सभी को होना चाहिए और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा अर्थात अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। अब ये त्रिभाषा सूत्र हम लागू कैसे करें? तो त्रिभाषा सूत्र में ये था कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की एक भाषा का ज्ञान रखें। हिंदी और इंग्लिश के अलावा दक्षिण भारत की एक भाषा का ज्ञान उत्तर भारतीयों को होना चाहिए और दक्षिण भारतीयों को उनकी स्थानीय भाषा अंग्रेजी के अलावा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति को 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी हिंदी जाकर एक क्या करेगी? राष्ट्रीय रिकॉग्निशन के रूप में स्थापित होगी। क्लियर हो गई बात? तो आपको मैं बता दूं, ये त्रिभाषा सूत्र लाया गया था। कब लाया गया था? गांधी जी के द्वारा लाया गया था। त्रिभाषा सूत्र पूर्णतः तो लागू नहीं हो पाया, या हम यूं कहें कि पूर्णतः तो सफल नहीं हो पाया, परंतु इसके प्रयोग लगातार जारी हैं। और त्रिभाषा सूत्र में ही एक बात कही गई थी कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए और इसको लागू करने का प्रयास हमारी क्या किया गया है? नवीन शिक्षा नीति के अंदर किया गया है। तो आपको मैं बता दूं, हालांकि इस समय हम द्विभाषा सूत्र पर ही चल रहे हैं, पर त्रिभाषा सूत्र भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के विकास में और अनेक पड़ाव रहे हैं, परंतु ये जितने पड़ाव मैंने आपको बताए, ये हिंदी भाषा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप में रहे हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी भाषा पर आपको, हिंदी भाषा के विकास पर आपको निबंध भी लिखने के लिए आ सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो हमारे मानवीय विकास से जुड़ा हुआ है। आपको मैंने बताया हिंदी कहां से निकली? संस्कृत से ही निकली है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी भाषा का उदय, ध्यान रखिएगा, अनेक पड़ावों से होकर गुजरा है। हिंदी आज के रूप में हम पढ़ने में शर्माते हैं, हम बोलने में शर्माते हैं। हिंदी अब स्टेटस सिंबल नहीं रह गया है। अगर हम बात करें स्टेटस सिंबल की जगह किसने ले ली है, तो वो अंग्रेजी भाषा ने ले ली है। जिस प्रकार मैं स्टेटस सिंबल भी बोल रहा हूं तो वो अंग्रेजी शब्द है। क्लियर हो गई बात? आप हमारे भारत में अगर हिंदी बोलते हैं तो उसे हे की दृष्टि से देखा जाता है और ये हमारी भाषा और हमारे विकास पर एक क्या है? प्रश्न चिन्ह है। आपको मैं बताऊं, हिंदी को आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसमें वाद के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से अंग्रेजी ही प्रयोग होती है और यह हमारे भारत देश की एक प्रमुख समस्या में से एक है। अगर हम हिंदी भाषा के विकास के अंदर बात करें तो सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे सरकार ने राजभाषा समिति का भी निर्माण किया था, उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति का भी निर्माण हुआ, भिन्न भिन्न समितियों का निर्माण हुआ, परंतु मैं आपको बता दूं हिंदी को अभी भी रिकॉग्निशन देने की आवश्यकता है। जैसे हम बात करते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी में भी हिंदी भाषा से चयन कम है और ये हिंदी की उपेक्षा का ही परिणाम है। आपको मैं बता दूं अनेक अनेक अच्छे विद्वानों की जो पुस्तकें हैं वह आंग्ल भाषा में आती हैं। उनका अनुवाद अगर हम देखें तो इतना बेहतरीन अनुवाद करके हम तक उपलब्ध नहीं कराया जाता और यह भी हमारे हिंदी भाषा के रिकॉग्निशन के लिए, हमारी हिंदी भाषा के सार्वभौमिक मान्यता के लिए एक प्रश्न चिन्ह के रूप में है। चलिए, कभी निबंध के रूप में और आपको लिखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हिंदी के विकास के जो चरण थे वो मैंने आपको समझा दिए। क्लियर हो गई बात? अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।